नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए देखिए, मैटर्स चैप्टर को अब हम लोग आज खत्म कर रहे होंगे एवापोरेशन से। ठीक है, देखिए एवापोरेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने क्या बताया था, इंटर कन्वर्जन, यानी कि सॉलिड का लिक्विड बनना, लिक्विड का गैस बनना, या फिर लिक्विड का सॉलिड बनना, या फिर गैस का आपका लिक्विड बन जाना, या फिर मैंने आपको बताया सॉलिड से डायरेक्ट गैस यानी कि सब्लिमेशन प्रोसेस, या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड यानी कि डिपोजिशन प्रोसेस। ये चीज़ें हमने देखी। उसी प्रकार से एवापोरेशन भी क्या है, एक आपका कन्वर्जन है। कन्वर्जन किसका, यानी कि किस स्टेट की कन्वर्जन होगी, यानी कि किस अवस्था से किस अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आप जब एवापोरेशन देख रहे होते हैं तो आपका जो एवापोरेशन होता है पानी का, यानी कि लिक्विड का एवोपरेशन होना मतलब कि भाप में बदल जाना। तो वो जो भाप बदलना, इट मीन्स लिक्विड से गैस। तो आपके मन में एक डाउट आ रहा है, सर लिक्विड से गैस तो हमने सीखा है अभी वेपराइजेशन के कंसेप्ट में, तो फिर से ये एवोपरेशन कंसेप्ट फिर क्या आया है। ठीक है ना, यानी कि जो कन्वर्जन हम लोग किए थे लिक्विड से गैस, जिसमें हमने समझा था वेपराइजेशन के कंसेप्ट को, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो फिर ये एवोपरेशन में फिर आप लिक्विड से गैस की बातें क्यों कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। और देखिए एवोपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ से भी आपके यहाँ से सवाल बन सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, यानी कि कौन कौन से कारक है जिससे एवोपरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से, ह्यूमिडिटी के इंक्रीज करने से, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देने से, या फिर अगर आपका जो विंड है, विंड का अगर आप स्पीड इंक्रीज कर देंगे तो एवोपरेशन में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ से आपके सवाल बनते हैं। और देखिए आप चाहे किसी भी एग्जामिनेशन में बैठिए, एवोपरेशन आपके सवाल बनते हैं, रेलवे हो चाहे स्टेट। खास करके देखिए एसएससी के पेपर वगैरह में ना एवोपरेशन से बन जाता है, क्योंकि डेली लाइफ से रिलेटेड यहाँ से सवाल बनते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको हम लोग। देखिए मैंने ये बोला क्या कि एवोपरेशन क्या है, एक कन्वर्जन है, यानी कि आपकी स्टेट जो अवस्था में परिवर्तन होती है उसको हमने क्या बोला था, इंटर कन्वर्जन। तो इंटर कन्वर्जन जो हम लोग बात कर रहे होंगे एवोपरेशन में, वो होगा लिक्विड से गैस। ठीक, अब ये डाउट आप अपने मन से अब हटा दीजिए। जो वेपराइजेशन हमने देखा था, लिक्विड से गैस का कंसेप्ट हमने जो वहां देखा था, अब वहां से क्या चीज यहाँ डिफरेंट है एवोपरेशन में, उसको अब हम लोग समझेंगे। ठीक है, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन आप एकदम अपने माइंड में एकदम उसको क्लियर रखिए, पानी की तरह उसको साइड करके। ठीक, अभी हम एवोपरेशन का कंसेप्ट देखेंगे कि लिक्विड से गैस का बनना, एवोपरेशन में क्या चीजें होती है डिफरेंट वेपराइजेशन से। तो पहला कुछ दो लाइन इंपॉर्टेंट, देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट आपको यूज कराया जाएगा सर, ठीक है ना, ऑप्शन में। तो पहले देख लेते हैं क्या लिखा गया, द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर, यानी कि जो आपका तरल है, यानी कि जो पानी, सिंपल सी बात बोले तो वेपर में, ठीक है ना, चेंज हो गया आपका वेपर में यानी कि गैस में, एट एनी टेम्परेचर। तो ये ध्यान रखना है आपको, किसी भी टेम्परेचर पे बात की गई है, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवोपरेशन। इसको हटाइए, अब हम लोग समझते हैं। देखिए हमने देखा सर अभी क्या, आपको मैंने बताया था कल वेपराइजेशन का कंसेप्ट। हाँ, वेपराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण, इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, वाष्पीकरण। ठीक, अच्छा देखिए इसी में हमने आपको समझाया क्या था, बॉइलिंग पॉइंट का भी कंसेप्ट समझाया था। बॉइलिंग पॉइंट, अब देखिए ये सब सवाल भाई आप बीपीएससी का सवाल उठाइए। मैं पहले ही कहा सर कि आप जहां पढ़ रहे हैं सर, एकदम आप एक बार आप मतलब कि ट्रस्ट करिएगा ना, आप देखिए और क्वेश्चन उठाइए और बनाइए, देखिए बनता है कि नहीं। आप जाइए देखिए बीपीएससी का ये 68वां बीपीएससी था या 67वां बीपीएससी, देखिए यहाँ बॉइलिंग पॉइंट से सवाल पूछा गया था आपसे। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं, क्वथनांक। शायद मैं कल की वीडियो में बॉइलिंग पॉइंट को मैंने गलनांक बोल दिया था, तो उसके लिए क्षमा प्राप्ति हूँ, मुझे याद नहीं मैं बोला कि नहीं बोला, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा। तो क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट का हिंदी। देखिए वेपराइजेशन कंसेप्ट पे हम लोग बात करते हैं, यानी कि वाष्पीकरण में हमने क्या बोला था सर, हम लोग क्या किए थे सर, 1 kg पानी लिए थे। अब याद करिए, देखिए ये डिफरेंट है, वेपराइजेशन में भी आपका क्या हो रहा है, आपका पानी यानी कि लिक्विड क्या चीज में बदल रहा है, आपका गैस में बदल रहा हो रहा ना जी। और एवापोरेशन में भी मैंने आपको बोला लिक्विड टू गैस। तो पहले इसको तो हम अच्छे से क्लियर कर लें, यानी कि रिकॉल कर रहे हैं, समझेंगे तो नहीं क्योंकि हम लोग समझ के आए हुए हैं। तो हमने क्या बोला था सर, आपको 1 kg पानी आपको लिया था, और मैं क्या किया था, बर्नर ऑन कर दिया था और मैं हीट सप्लाई कर रहा था। ठीक है, हीट एनर्जी दे रहा था, तो इससे क्या हुआ था, पानी के जो पार्टिकल्स थे उसकी काइनेटिक एनर्जी को मैंने क्या किया, सबसे पहले इंक्रीज कर दिया। 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे आया तो पूरी की पूरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई थी, जितनी की गैस के पार्टिकल को चाहिए होती है। ठीक है, और फिर इसके बाद फर्दर हमने लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का कंसेप्ट देखा, जिसमें हमने क्या किया, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक किया, और फाइनली अब पार्टिकल क्या होने लगे, वहां से एकदम रैंडमली एकदम हाईली स्पीड से मूव करने लगे, जो गैस के पार्टिकल के प्रॉपर्टीज थे। तो ये हमने देखा था वेपराइजेशन। लेकिन
एक चीज अभी मैंने आपको एक बात बोला, ये जो भी चीजें आपकी हुई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपने ओवरकम किया और फाइनली आपका जो लिक्विड का पार्टिकल गैस में बदला, वो कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमने बात की थी सर? कल 100 डिग्री सेल्सियस, और अभी भी मैंने आपको बोला 100 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हमने आपको बताए भी थे, क्या बताए थे आपको, कि जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना जी, यानी कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जो क्वथनांक होता है, यानी कि कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बर्फ का अगर गलनांक पूछ लिया जाए, मेल्टिंग पॉइंट, तो वो कितना होता है, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट, वो 0 डिग्री सेल्सियस, और गलनांक भी 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो ये सब चीजें यहां तक बातें क्लियर है। यानी कि वेपराइजेशन में आपने बस इतना चीज समझा कि सर जो भी पानी आपका गैस बन रहा होगा, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम हो गई और उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो गई, तभी तो गैस के पार्टिकल प्रॉपर्टी को उसने एक्वायर कर लिया। तो ये जो हुआ आपके कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे, तो इसको हमने कहा वेपराइजेशन का कंसेप्ट। लेकिन ये जो एवोपरेशन देख रहे हैं सर लिक्विड से गैस में, ये क्या डिफरेंट रखता है वेपराइजेशन में, सुनिएगा अब इसके डेफिनेशन पे आइए। द फेनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, ठीक है, लिक्विड इनटू वेपर यहां भी है भाई। लिक्विड में आप कुछ भी हो सकता है, केवल पानी ही मत सोचिए, हो सकता है आपने कोई हनी ले लिया है, कोई शहद ले लिया है ना, वो भी तो एक लिक्विड ही है ना। तो कुछ भी लिक्विड आप ले सकते हैं, पानी को अलावे जो भी चीजें लिक्विड में आती है। तो लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, ये रहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एवोपरेशन वेपराइजेशन से बस इतना आप डिफरेंस समझ के रखिए, जो वेपराइजेशन आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, एवोपरेशन के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है कि उसके लिए फिक्स इस टेम्परेचर पे ही आपको एवोपरेशन देखने को मिलेगा, किसी भी तापमान पे, ठीक है ना भाई, किसी भी तापमान पे आपका जो होता है एवोपरेशन हो सकता है। लेकिन एक चीज आपको ये याद रखना है, जो बिलो होनी चाहिए वो तापमान बॉइलिंग पॉइंट से, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम में भी, यानी कि अगर 99 डिग्री सेल्सियस होगा तो वहां पर भी आपका पानी लिक्विड से गैस बदल सकता है, ठीक है ना भाई। अब ये आपने डेफिनेशन, सॉरी, ये आपने क्लियर कर लिया एवोपरेशन और वेपराइजेशन। वेपराइजेशन हमने ये समझा सर कि जो भी पानी वेपर में बदलेगा, यानी लिक्विड इनटू वेपर में होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर, क्वथनांक का कंसेप्ट। लेकिन जो एवोपरेशन होता है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, लिक्विड का गैस में बदल जाना, लेकिन किसमें, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, आप हमें एक बात बताइए, आपके जो घर में फ्लोर है, यानी जो जमीन है आपके घर के जमीन पे, फ्लोर पे, ठीक है ना, पानी इस तरह से गिर जाता है, ठीक है। तो आप हमें ये बताइए, अब कुछ चीजें आप मैं देखिएगा, आपको मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ वेपराइजेशन और एवोपरेशन से। तो आप कुछ देर के बाद, ये आपका अभी बज रहा है सुबह के 10, ठीक है, आपने क्या देखा, 10:30 में आपने कुछ नहीं किया, यहां से उठ करके आप चले गए, और फिर जब 10:30 में, यानी कि आधा घंटे के बाद जब आप आ रहे थे, 30 मिनट के बाद, तो आपने क्या देखा, ये पानी का जो पार्टिक, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर जो पानी था इस फ्लोर में, ये पानी आपको यहाँ पर देखने को मिला ही नहीं। तो हुआ क्या होगा सर, ये पानी क्या है, लिक्विड के फॉर्म में, सिंपल सी बात है, ये क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, वेपर में, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो गया। हाँ, तो अब ये तो दो प्रोसेस हो सकता है, या तो एक वेपराइजेशन हो सकता है, आप यही बोलेंगे, या तो सर वेपराइजेशन हुआ होगा, वाष्पीकरण, या फिर एवापोरेशन हुआ होगा। एवापोरेशन को देखिए हिंदी में भी अगर आप सर्च करिएगा तो वाष्पीकरण ही मिलेगा, लेकिन आप इसको बोल सकते हैं वाष्पन, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो अब क्या हो रहा होगा यहाँ पे, ये हमें ये बताइए, वेपराइजेशन हो रहा है या एवोपरेशन हो रहा है, तो अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा सर, हमने वेपराइजेशन को डिफाइन कैसे किया था, हमने डिफाइन किया था कि हम ये क्या कर रहे हैं वेपराइजेशन में, ये रहा आपका वेपराइजेशन में मैं लिख रहा हूं, मैं हीट एनर्जी दे रहा हूं सर, ठीक है, और ये जो हो रहा है आपका कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अच्छा ये बताइए, जो फ्लोर में आपका पानी गिरा है, क्या आप नीचे से हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कोई आग लगाए हुए हैं, कोई बर्नर ऑन किए, नहीं, यानी कि पहला तो केस आपका फेल है, यहां आप हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं किए। दूसरी बात, आपका जो फ्लोर था सर, जो पानी एज अ वेपरेट, जो पानी आपका जो था वो लिक्विड से गैस में बदल जाता है, इट मींस आप जब उस फ्लोर को छू रहे हैं तो क्या उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा हुआ रहता है, जितना पानी आपका बॉईल कर रहा था, ऐसा भी नहीं होता, यानी कि यहाँ टेम्परेचर भी क्या है आपका 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है भाई। तो इट मीन्स अगर यहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है और आप हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एवोपरेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये एवोपरेशन, अच्छा एक और मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कि आप एक परफ्यूम का डब्बा लोगे, ठीक है भाई, आपके पास एक परफ्यूम का डब्बा है, अब ये परफ्यूम को आपने क्या किया, इस प्रकार से ढक्कन से ढक दिया, लेकिन आपने क्या किया, आपने यूज किया परफ्यूम को, और अब आपने परफ्यूम को ढकना भूल गया, ठीक है, तो कुछ देर के बाद जो परफ्यूम इतनी थी, अब आपको परफ्यूम इतनी सी दिखने को मिली। तो भाई ये क्या हो गया, आपका लिक्विड फॉर्म में था,
हाँ जी, अब ये क्या चीज में चेंज हो गया, आपका गैस में चेंज हो गया। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ गया, या तो वेपराइजेशन या फिर एवोपरेशन, यानी वाष्पीकरण या फिर वाष्पन। तो भाई वेपराइजेशन के लिए आप हीट एनर्जी नीचे से क्या हीट प्रोवाइड कर रहे थे, और क्या ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंच गया था ये आपका परफ्यूम का बॉटल, क्या आप छू रहे थे तो आपके हाथ जलन से आपको फील हो रही थी, नहीं, यानी कि यहाँ पर भी आपको एवोपरेशन का कंसेप्ट देखने को मिला। अब ये एवोपरेशन होता कैसे है, चलिए इस पर अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए अभी तक चीज़ें पूरा क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है कहीं नहीं। अब एक चीज़ आप भी और भी अब मैं आपको समझाता हूँ चीज़ें, अब एवोपरेशन का कंसेप्ट थोड़ा सा समझिएगा। देखिए आपके पास मैंने दो स्टेट में मैटर लिया है, एक तो आपका लिक्विड स्टेट में और एक आपका गैस के स्टेट में। देखिए ये हो गया आपका लिक्विड स्टेट, ये हो गया आपका गैस स्टेट। लिक्विड स्टेट का ये मैटर है और गैस स्टेट पे ये मैटर है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होंगे। आपको पता है इसकी प्रॉपर्टीज, और इसकी प्रॉपर्टीज मैं नहीं बताऊंगा। हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड से गैस में जा रहे हैं। अगर हम लिक्विड से गैस जा रहे हैं तो क्या करेंगे, लिक्विड की जो पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है इनके बीचों में, ठीक है ना, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या करेंगे, वीक कर देंगे, और इसके काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देंगे, मैक्सिमम कर देंगे। तो फाइनली आपका लिक्विड से ये क्या बन जाएगा, आपका गैस में बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपने क्या किया था सर, वेपराइजेशन में हीट आपने प्रोवाइड किया था, और एवोपरेशन में आपने तो कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया, लेकिन आपका लिक्विड से गैस में बदल गया। अब ये कैसे बदला ना, उसको समझिएगा। देखिए जितने भी पार्टिकल्स हैं, सबसे पहले तो आप देखिए लिक्विड की पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि इतना भी वीक नहीं होता है ना कि ये पार्टिकल इसको छोड़ के रखा हुआ है, एक दूसरे के कांटेक्ट में यानी कि पकड़ के ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा वीक होता है स्लाइटली सॉलिड से, ठीक है। और इसके बीच क्या होता है, थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो जिसके कारण थोड़ा सा इंटरमोलिकुलर स्पेस भी आ जाता है, और इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन जब इस गैस के पार्टिकल को आप देख रहे होते हैं ना, तो इनके जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है इतना नेग्लिजिबल होता है ना, मतलब मान के चलिए कि इनके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, ये पार्टिकल इधर कभी इधर कभी इधर, इतना हाईली रैंडमली ये क्या कर रहा होता है, मूव करता है, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। तो अब देखिएगा एवोपरेशन का कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए ये मैंने लिक्विड लिया है कंटेनर में, इसके पार्टिकल्स है, तो इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक है, और इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, अब देखिए मैंने नीचे से कोई हीट नहीं प्रोवाइड कर रहा, क्योंकि मैं जो एवोपरेशन समझाना, ठीक है, मैं कोई हीट यहाँ नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब ये पार्टिकल क्या कर रहा होगा सर, मूव कर रहा होगा। मैंने चार जो है पार्टिकल को रेड कलर से डिनोट किया है, अभी क्यों किया मैं उसको बताऊंगा। तो हर पार्टिकल के पास अपनी अलग काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। जैसे कि इस पार्टिकल के पास अपनी अलग काइनेटिक एनर्जी, इसके पास अलग काइनेटिक एनर्जी, इसके पास अलग काइनेटिक एनर्जी, इसके पास अलग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हो सकता है किसी के पास ज्यादा होगी, किसी के पास कम होगी। अब यहाँ पर एक पार्टिकल दूसरे को एनर्जी भी ट्रांसफर करेगा, कैसे, क्योंकि ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो मूव करने के दौरान एक दूसरे से क्या होगा, कॉलिजन होगा। अगर कॉलिजन होता है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों इधर आ रहा था और इधर आ रहा था, तो हो सकता है ये कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दे, या फिर ये कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दे। होता है ना भाई, जैसे कि अगर आपका दो गाड़ी अगर टक्कर होता है, कॉलिजन होता है, तो आपने देखा होगा जो गाड़ी काफी स्पीड से आ रही होती है वो क्या करता है, कुछ टक्कर खाने के बाद वो काफी ज्यादा दूर तक चला जाता है। क्यों, क्योंकि बस वो काफी स्पीड से आ रहा है, साथ के साथ टक्कर खाने से उसके पास थोड़ी सी और स्पीड आ जाती है, और जो ऑलरेडी थोड़ा स्लो था उसको इधर से आने पे क्या हुआ, उसको और थोड़ा सा दबा दिया, क्योंकि वो हाईली स्पीड से आ रहा था। यही होता है। उसी प्रकार ये जो चार आपको पार्टिकल्स देख रहे हैं, इसके पास मैंने आपको बताया है ये जो रेड वाले जो पार्टिकल्स है, ठीक है ना, ये जो मैंने रेड वाला जो पार्टिकल बनाया है इस प्रकार से मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और बाकी जो ब्लू वाले जो पार्टिकल्स देख रहे हैं इसके पास थोड़ा सा कम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब ये अधिक कैसे हुआ, अपने दूसरे से टक्कर खाने से, कॉलिजन हो सकता है, ये इससे भी टक्कर खा लिया, ये इससे भी टक्कर खा लिया, तो इन दोनों का थोड़ा सा एनर्जी इसके पास आ गया होगा। तो इस कारण से ये चार पार्टिकल पास, मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं भाई, ठीक है। इस तरह से ऐसा नहीं कि केवल चार पार्टिकल्स ही होंगे, या फिर इतना ही पार्टिकल्स पानी में होंगे, आपको पता है मैंने कि मिलियंस में होंगे। और ये जो साइज मैं आपको देखिए फील कराता हूं कि पार्टिकल के साइज कितने छोटे होते हैं। आप सूजी खाते हैं, हलवा खाते हैं ना, उसका एक छोटा सा दाना आप अपने हाथ में उठाइए, एक छोटा सा दाना का मैं बात कर रहा हूं, ये नहीं कि मुट्ठी भर उठा लीजिएगा। सूजी का जो एक छोटा सा जो दाना है आप अपने हाथ में लेकर के रखिए, और जो आप अपने आंखों से उसे तब भी देख पा रहे होंगे, वो छोटा सा दाना का एकदम इस तरह का छोटा सा तो दाना आपको दिखेगा, ये इतना सा,
वो तब भी आप देख पा रहे होंगे। और ये भी जो मैंने अभी डाला है इस तरह से ब्लू का एकदम छोटा सा, ये भी आपको दिख रहा है। सोचिए ये आपको दिख रहा है, लेकिन मैं पार्टिकल जो बताना चाह रहा हूँ, मैंने आपको क्या कहा था कि आप तो अपनी नगण्य आंखों से तो छोड़ दीजिए, वो तो देख ही नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि जो डेली यूज मतलब बहुत ज्यादा हाईली टेक्नोलॉजी माइक्रोस्कोप नहीं होते ना, उससे भी कुछ कुछ पार्टिकल को आप नहीं देख पाते। सोचिए माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं, तो सोचिए इसकी साइज कितनी छोटी होगी। और पानी में सोचिए फिर कितने मिलियंस बिलियंस में आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। फील हो गया पार्टिकल का साइज का और कितने नंबर में होगा। अब आइए, तो ये मैं एक एग्जांपल से ये बताया कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाई थी। अब एक चीज याद रखिएगा, एवोपरेशन का एक प्रॉपर्टीज है, जो भी एवोपरेशन होता है यानी कि लिक्विड से जो गैस में जो पार्टिकल बनता है ना, जो सबसे ऊपर सरफेस पे जो पार्टिकल्स होता है ना, उसमें आपको एवोपरेशन होता है। ये पॉइंट लिख करके कहीं रख लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ लेगा, ये कहीं कैसे भी पूछ सकता है सर, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है एकदम, ठीक है, कि जो अपर सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वही क्या होता है आपका एवोपरेशन शो करता है, यानी कि सबसे पहले उसका ही एवोपरेशन होगा। क्लियर हो गया। जैसे देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, काइनेटिक, अब लिक्विड से गैस में बनाना है, यानी कि दो चीज हमें चाहिए, एक तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, ठीक है भाई। अब ये एक दूसरे से टकराया, ठीक है, टकराने के कारण ये चार पार्टिकल के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मतलब कि जितना गैस के पास पार्टिकल में होने चाहिए उतने इसके पास आ गए। अब होना क्या है सर, केवल इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करना। ये कैसे वीक होता है, तो देखिए ये पार्टिकल मतलब हर एक पार्टिकल एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, और टकराने के कारण क्या होता है, एक हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये जो इसके लोअर में जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, नीचे में जो पार्टिकल्स है, ये क्या करते हैं, कुछ हीट इसको प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ हीट इसको प्रोवाइड कर देंगे, कुछ इसके हीट प्रोवाइड कर देंगे, जिससे इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो थोड़ा वीक हो जाता है। तो अब जो ये पार्टिकल है, अब आपका क्या चीज बदल गया, गैस में बदल गया। देखिए ना तो आपने कोई हीट प्रोवाइड किया, ठीक है, ना तो आपने कोई हीट प्रोवाइड किया यहाँ पे, और आपका ये जो लिक्विड का पार्टिकल क्या हो गया, गैस में बदल गया। लेकिन ये पार्टिकल आपका लिक्विड से गैस में नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, जो सरफेस पे होता है पार्टिकल, उसका ही एवोपरेशन सबसे पहले होता है, ठीक है। उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस चलेगा, एक दूसरे से टकराएगा, ये पार्टिकल फिर कुछ देर बाद हो सकता है यहाँ पे भी आ जाए, उसके बाद इसका फर्दर इसका क्या हो जाएगा, एवोपरेशन हो जाएगा, क्योंकि ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं सर पार्टिकल्स, ये याद रखना है। सॉलिड के केस में वो फिक्स पोजीशन पे होता है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है। ये देखिए फिक्स पार्टिकल हो गया इस तरह से, ये मूव नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है। लेकिन लिक्विड का पार्टिकल का बीच इस तरह, तो ये थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट कर रहे हैं इधर उधर, तो इससे कॉलिजन हो रहा है, तो इसमें एनर्जी भी मिल जा रहा है, इसको हीट उष्मा मिल जा रही है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाने के बाद ये आपका क्या बदल जाएगा, गैस के पार्टिकल्स में। तो ये रहा आपका एवोपरेशन का कंसेप्ट, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरह से जब एवोपरेशन होता है तो आपको ठंडा फील होता है, उसको भी आप एक बार समझ लीजिए। एवोपरेशन काउजेस कूलिंग, ठीक है ना, जब एवोपरेशन होता है तो आपको एक ठंडा वाला फील होता है। तो ये भी देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो किसके कारण आपको कूलिंग फील होता है, एवोपरेशन के कारण, वेपराइजेशन के कारण। तो एवोपरेशन, अब कैसे कूलिंग आपको इफेक्ट देता है ना, इसको समझिएगा। देखिए ये एक हाथ का फिगर मैंने बनाया, आप काम कर रहे थे, आप ऑटोमेटिक जब गर्मियों में काम कर रहे होते तो क्या होता है, पसीना बॉडी में स्वेट बनता है। तो पसीना ये जो है आपका, ये आपका क्या है, स्वेट है, ठीक है ना भाई, ये क्या आपका स्वेट है बोले तो पसीना। और पसीना किस फॉर्म में होता है आपको पता है, ये लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। तो आप देखते हैं काम करने में आप इतने व्यस्त हैं, तो आप इस पसीना को पोंछना भी भूल जाते हैं, लेकिन आपका क्या होता है, ये पसीना कुछ देर के बाद ये गायब हो जाता है। देखिएगा कैसे, आपका ये बॉडी है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 90.86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। आप कोई हीट नहीं प्रोवाइड कर रहे, लेकिन आपका बॉडी का जो हीट है, इस हीट के कारण इसके पार्टिकल को क्या मिला, हीट एनर्जी मिला। आपने बाहर से नहीं प्रोवाइड किया कोई हीट एनर्जी, आग नहीं लगा लिया अपने बॉडी में, जैसे कि आप वेपराइजेशन में बर्नर ऑन कर रहे थे, ये आपके बॉडी से ही हीट ले लिया। तो हीट लेने के कारण ये पार्टिकल के पास क्या हुआ, काइनेटिक यानी मूव करने का नेचर आ गया। सिंपल सी बात है, जैसे ही मूव करेगा एक दूसरे के बीच कॉलिजन होगा, उससे भी हीट जनरेट होगी। तो जो अपर ये यानी कि यहाँ पर जो भी पार्टिकल ऊपर वाला जो होगा, भले हो सकता है कि नीचे कुछ पार्टिकल पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई है, तो वो गैस में नहीं जाएगा सर, उसका एवोपरेशन नहीं होगा। लेकिन जो सबसे ऊपर में जो सरफेस में प्रेजेंट होगा ना, ठीक है ना, अपर सरफेस पे जो होगा उसका क्या होगा, एवोपरेशन होगा। तो ये पार्टिकल क्या हो जाएगा, इस प्रकार से एवोपरेट हो जाएगा। फिर से नीचे वाले पार्टिकल का नंबर आएगा, फिर से वो एवोपरेट हो जाएगा। तो ये जब से एवोपरेट हुआ तो इसने क्या किया, हीट एनर्जी आपकी बॉडी से कुछ बाहर निकाली, यानी कि आपका 98.6 डिग्री जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था, उसका कुछ हीट इसने बाहर ले लिया। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ तक का जो एरिया होगा, यहाँ पे तक का एरिया का क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा।
और अगर टेम्परेचर कम हो गया और आपको बाहर से कोई भी फैन चला दिया है या फिर बाहर से हवा भी अगर आ गई तो वो जो हवा क्या होती है आपको ठंडा फील कराती है, क्योंकि देखिए उस हवा का तापमान और आपका बॉडी के तापमान थोड़ा सा कम होता है, जिसके कारण वो आपको वहां पे कुछ देर तक आपको ठंडा फील कराता है। तो एवोपरेशन काउजेस कूलिंग वाला इफेक्ट समझ में आ गया। और देखिए एवोपरेशन बहुत जरूरी है, वर्षा के कारण, वर्षा के पीछे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपका एवोपरेशन है। जितने भी सी है, ठीक है ना, समुद्र है, उसका पानी क्या होता है, एवोपरेट कर जाता है, ठीक है ना। सूर्य के गिरने से हीट उसको मिलता है तो उससे क्या होता है, पानी एवोपरेट कर जाता है और क्या होता है, एक लेयर बना लेता है बादल की या फिर क्लाउडी लेयर बना लेता है। और फर्दर वो जो लेयर होता है क्या होता है, एक प्रिसिपिटेट फॉर्म के होता है, फिर बारिश के फॉर्म में वो पानी की वापस नीचे गिर जाती है, जिससे देखिए हमारे जितने भी जो ये है बोरवेल हो गए हैं या फिर बोल सकते हैं लोअर अर्थ में जो भी पानी है उसका सोर्स ये बढ़ने का रीजन यही है कि अगर वर्षा नहीं होगी तो सिंपल सी बात है फिर सोर्स भी नीचे चला जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि तालाब हो चाहे नदियां हो, सुखाना नहीं चाहिए हमें सर उसको, ठीक है ना। और जितना हो सकता है पेड़ पौधे लगाइए, ताकि ये देखिए समझिए ये फेनोमिना कितना इंपॉर्टेंट है। एवोपरेशन अगर नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। आप सोच सकते हैं अगर वर्षा नहीं हो, एवोपरेशन नहीं होगी तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी तो भाई सब कुछ खत्म। अब हम लोग आते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट और छोटा सा पार्ट है इसी एवोपरेशन का, कौन कौन से फैक्टर है, ठीक है ना, जो फैक्टर है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं जो एवोपरेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग एवोपरेशन यानी कि वाष्पन को प्रभावित करने वाले जो कारक है, पहला सरफेस एरिया, ठीक है ना। यानी देखिए इसका कहानी मैंने लिखा नहीं है, नोट्स में लिखा हुआ, नोट्स अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूँ। और हिंदी इंग्लिश के लिए परेशान नहीं होना, मैंने लिखा इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है ना। अगर आप क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं सरफेस की, सतही क्षेत्रफल अगर आप इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं, हिंदी में लिखिए भाई, तो रेट ऑफ एवोपरेशन यानी कि जो वाष्पन की जो दर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मैं लिख दे रहा हूँ यार हिंदी में भी, देखिए यही फिर लेट हो जाती है, क्लास लंबी हो जाती है, वाष्पन की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आपने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है सरफेस एरिया यानी कि सतह का क्षेत्रफल, अगर आपने, अब कैसे समझिएगा, देखिए या फिर सिंपल से आप समझिए ना भाई, दिन रात आप तो काम करते ही रहते हैं। आपने कपड़ा धोया है, ठीक है ना, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, कपड़े का ले रहा हूँ। देखिए ये भाई क्या गमछा है, हाँ जी ये गमछा है, इस गमछे को मैंने क्या किया, धोया। अब आपने क्या किया, धो के इस प्रकार से आप क्या करते हैं, इस प्रकार से पानी गाड़ते हो, गाड़ करके ऐसे ही छोड़ दिया आपने, ठीक है। तो अब ये जो पानी के, अब यार सिंपल सी बात है, ये पानी, ये कपड़ा आपका कोई सूखता कैसे है, एवोपरेशन ही ना वहां पे था क्या, वहां बॉइलिंग पॉइंट पे काम कर रही होती है आपकी कपड़ा, क्या वहां पे सूर्य की किरण जब एकदम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना देता है तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये कपड़ा आपका रहेगा नहीं, एवोपरेशन यहाँ पे होता है, ये याद रखना है। आपका पानी जो होता है क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है। कैसे बदलता है ये मैंने आपको बताया है, क्या होता है, आपके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है विदाउट सप्लाइंग एनी हीट एनर्जी, और अपर सरफेस पे जो भी पार्टिकल होता है वो लिक्विड के सरफेस में बदलते जाएगा, फिर उसका लोअर वाला पार्टिकल, फिर उसका लोअर वाला पार्टिकल, उसका लोअर वाला पार्टिकल से वो क्या करता है, हीट जनरेट करता है, हीट गेन करता है, कॉलिजन होता है, उससे भी हीट मिलता है। तो मैंने इसको जब धोया, इस कपड़े को इस प्रकार से मोड़ करके पानी गाड़ दिया, ठीक है, और ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, इसी प्रकार से मुड़ा हुआ है कपड़ा। तो अब हमें ये बताइए, अब ये कपड़ा को सूखने में, और अब मैंने क्या किया, इसको अच्छे से मैंने पूरी तरह से इसको खोल दिया है, ठीक है, और इसको मैंने पसार दिया है धूप में। अब ये इसमें जो एवोपरेशन होगा किसमें फास्ट होगा, हमें ये बताइए। तो देखिए अभी जो मैंने कपड़े को मैंने मोड़ा इस प्रकार से, समझिएगा, देखिए ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं इसका सरफेस एरिया कितना, सतह से कितना, देखिए इतना ही है, मतलब सतह इतना ही है, यानी पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होंगे इस प्रकार से और दबे हुए होंगे एकदम, ठीक। लेकिन जैसे ही मैंने इसका सरफेस एरिया देखिए अब मैं इंक्रीज कर दिया, पूरा इतना सरफेस एरिया बढ़ा दिया है, इससे क्या हुआ, पार्टिकल भी थोड़ा सा स्पेसियस हो गए, और क्या होगा, गैस का भी नेचर यही है कि उसको थोड़ा स्पेसियस चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना चाहिए। तो जैसे ही सरफेस एरिया आपने इंक्रीज कर दिया तो इसका क्या हो जाएगा, एवोपरेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया। तो ये बस सिंपल सा लॉजिक है यार, एकदम प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं। तो अगर आप सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? एक चीज ये भी याद रखिएगा, जो एवोपरेशन को ना, एवोपरेशन को यानी कि वाष्पन को सरफेस फेनोमिना भी कहते हैं। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है, सरफेस फेनोमिना भी कहते हैं। सरफेस फेनोमिना यानी कि सतही घटना भी इसे कहा जाता है, क्योंकि जितना सतह आपका इंक्रीज होगा, सरफेस इंक्रीज होगा, आपका आपका एवोपरेशन रेट उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं दूसरा जो फैक्टर है आपका, कौन सा फैक्टर है भाई, टेम्परेचर का फैक्टर है। अब देखिए टेम्परेचर, सिंपल सी बात है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे भाई, यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ एवोपरेशन क्या हो जाएगा, वो तो इंक्रीज ही होगा। सिंपल सी बात है, रेट ऑफ
एवापोरेशन वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, हीट एनर्जी प्रोवाइड होंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज हो जाएगी, है ना जी। काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएगी, और यही तो आपका लिक्विड से गैस करने के लिए हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तीसरा आपका ह्यूमिडिटी वाला कंसेप्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा है, आपका एसएससी ने भी पूछा है, तो जेएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, नमी। नमी बोले तो मॉइस्चर, मॉइस्चर बोले तो सिंपल सी बात है भाई, आपका पास पानी की क्वांटिटी आ गई है। अब देखिए ह्यूमिडिटी अगर आ गई है, ह्यूमिडिटी की अमाउंट, वाटर वेपर प्रेजेंट इन ईयर, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ईयर, यानी जो आपका ईयर किस फॉर्म में, गैस में है, इसमें क्या आ गया, आपका पानी आ गया, उसी को आप क्या बोलते हैं। देखिए भाई, आप कभी कभी बोलते हैं ना चिपचिपा गर्मी लग रहा, तो क्या चिपचिपा गर्मी लग रहा होता है, वो पानी, हवा में क्या आ जाता है, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी आ जाता है, यानी नमी की मात्रा आ जाती है, पानी आ जाती है। तो वही हवा जिसमें आपका पानी आ गया, वो आप क्या उसको बोल देते हैं, ह्यूमिडिटी बोल देते हैं। तो अगर पानी आ गया है, सिंपल सी बात है, तो अमाउंट ऑफ वाटर इन ईयर हाई हो गया भाई। देखिए इस ईयर में क्या हो गया, पानी आ गया है, यानी कि पानी की क्वांटिटी अधिक हो गई है। ह्यूमिडिटी जितना अधिक होगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका, देखिएगा समझिएगा, हाई ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी यानी कि ईयर में क्या हो गया, पानी की मात्रा अधिक हो गई, ठीक है, पानी की क्वांटिटी अधिक हो गया, पानी की क्वांटिटी अधिक हो गया, ये इंक्रीज का साइन हो गया। पानी की क्वांटिटी अधिक हो गया तो रेट ऑफ एवोपरेशन, भाई पानी ज्यादा हो रहा था, एवोपरेशन तो अब धीरे धीरे ही होगा ना, तो रेट ऑफ एवोपरेशन क्या हो जाएगी, एवोपरेशन रेट क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। फिर से समझा रहे, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, आर्द्रता का मतलब क्या होता है कि नमी, या फिर बोल सकते हैं मॉइस्चर। जैसे कि ईयर में ह्यूमिडिटी की मात्रा इंक्रीज हो गई, बरसात के मौसम में क्या होता है, जो ईयर होते हैं उसमें पानी आ गया है, तो पानी आने का मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई है। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा आ गई है तो हाई ह्यूमिडिटी हो गई है, इट मीन्स ईयर में पानी ज्यादा हो गई है, तो पानी जितना ज्यादा एवोपरेशन रेट उतना ही धीरे होगा, क्योंकि भाई क्वांटिटी अधिक हो गई, नहीं पार्टिकल की संख्या अधिक हो गई है, ठीक। और एक अंतिम आपका जो होता है, आपने अगर फैन की स्पीड इंक्रीज कर दी है, इस तरह से आपको बोला जा सकता है कि इफ वी इंक्रीज स्पीड ऑफ फैन, कुछ भी बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ फैन बोल सकता है आपको, देखिए कुछ भी बोल सकता है, मैं बोल रहा हूँ। अब ये आपके मन, कमीशन के मन पे ये क्या देगा, हवा बोल देगा, अधिक स्पीड से हवाएं चल रही है, तूफान आ गई है, ठीक है ना। कंपैरेटिवली नॉर्मल विंड और कंपैरेटिवली तूफान या स्टॉर्म वगैरह कुछ भी आ गया, आंधी तूफान, तो एवोपरेशन रेट क्या हो जाएगा, उतना ही अधिक होगा, स्पीड से होगा एवोपरेशन रेट, एवोपरेशन रेट उतना ही इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? जितना ज्यादा हवाएं चलेगी भाई, पार्टिकल के बीच में क्या होगा, कॉलिजन और ज्यादा होगा, कॉलिजन ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, फाइनली फटाफट एवोपरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा, आपका लिक्विड से गैस में पार्टिकल चेंज हो जाएगा। तो एवोपरेशन का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, ये बताइए। तो देखिए पूरा क्लास कंप्लीट हो गया। मैटर्स में हम लोगों का एप्लीकेशन में जो भी चल रहा था, चाहे आप रेलवे में हो चाहे जेएसएससी में है, अब एक वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा, अब देखिए इस एवोपरेशन में मैं कुछ कम नहीं कर सकता था, चाहे रेलवे के एस्पिरेंट्स हो चाहे जेएसएससी, कम करना मेरे लिए सही नहीं था, ये आपके साथ मतलब नाइंसाफी होती, ठीक है। अब मैं आपको 10-12 क्वेश्चन बस करा दूंगा, मैटर्स आपका पानी, देखिए इतना मैंने रिवीजन करा दिया पढ़ाने के दौरान, चीजें समझा के प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देते देते कि आपके कई चीजें आप बहुत ज्यादा एनालिसिस करने लग गए होंगे सर मैटर्स को, और अब प्रैक्टिस कर लेंगे, आप देखिएगा कितने अच्छे अच्छे सवाल आप आराम से बना रहे होंगे, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।